नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर देवेंद्र सैनी से। देवेंद्र सैनी का जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ। देवेंद्र सैनी ने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। इसके बाद न्यूज चैनल में इंटर्न के तौर पर काम भी किया, लेकिन फिर पंजाबी रियलिटी शो वॉइस ऑफ पंजाब में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखा। फिर रियलिटी शो मिस्टर पंजाब, पीटीसी फिल्म अवार्ड, म्यूजिक अवार्ड में भी पार्टिसिपेट किया और इसमें एसोसिएट डायरेक्टर रहे। तो हिंदी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 9 में रियलिटी प्रोड्यूसर रहे, जिसमें अनु मलिक, सोनू निगम, फराह खान जज थे। तो 2017 में प्रसारित डांस प्लस सीजन 3 में सुपर जज रेमो डिसूजा, तो कैप्टन धर्मेश, शक्ति मोहन, पुनीत पाठक के साथ रियलिटी प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। देवेंद्र सैनी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ एक सिंगर भी हैं। हाल ही में एक धार्मिक एल्बम शंकर में सिंगिंग की है और निर्देशक भी हैं। तो बहुत जल्द हिंदी पंजाबी म्यूजिक एल्बम में भी सिंगर और डायरेक्शन के तौर पर डायरेक्शन देते हुए उसमें नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके डायरेक्शन और सिंगिंग के सफर के बारे में। तो आज हम मुलाकात करवाएंगे आपसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर देवेंद्र सैनी से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर देवेंद्र सैनी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, सबसे पहले अब मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की, एक न्यूज चैनल में आपने कुछ समय तक काम भी किया एज इंटर्न के तौर पर, फिर डायरेक्शन की फील्ड में आने का कैसे आपका ख्याल आया, कैसे लगा आपको कि आपको डायरेक्शन की फील्ड में जाना है, डायरेक्टर बनना है? एग्जैक्टली बहुत बड़ा तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बट जब हम कॉलेज में थे तब इस तरीके से एक्सप्लोर किया, क्योंकि आपके कुछ सीनियर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो मास कॉम करके मुझे लगता था कि शायद मैं सिर्फ मीडिया में रह पाऊंगा, या फिर मुझे न्यूज फील्ड में रहना चाहिए, या फिर मुझे प्रिंट मीडिया में रहना चाहिए। बट आई एक्सप्लोर दिस थिंग कि धीरे धीरे करके मैं आगे डायरेक्शन में भी परस्यू कर सकता हूँ। एंड सेम टाइम पे मुझे पंजाबी चैनल के लिए काम करने का मौका मिल गया उनके रियलिटी शोज में। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बिल्कुल बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी इसको लेकर। जी, आपका जो फर्स्ट ब्रेक था एज ए डायरेक्टर वो था वॉइस ऑफ पंजाब। तो इसमें आपको कैसे मौका मिला? क्या कुछ खास स्ट्रगल करना पड़ा या फिर आसानी से आपको मिल गया इसमें मौका? जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ पे मेरे अपने कॉलेज के सीनियर थे, एंड मैं उनके साथ में किसी एक शो की इंटर्नशिप करने गया था सबसे पहले। तो वहाँ पे भी डायरेक्शन में इंटर्नशिप करने गया था मैं, और वहाँ मुझे एक और सीनियर मिले जिन्होंने देखा कि मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ पंजाबी सॉन्ग्स में, एंड मेरे अंदर वो इन्फ्लुएंस है, वो टच है थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तू पंजाबी शोज करना चाहेगा अगर इफ यू गॉट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। तो दैट्स हाउ वहां पे मिले, उन्होंने मुझे बोला। फिर उसके बाद में 8 महीने बाद था वो शो, जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उसके 8 महीने बाद में। तो मैं करता रहा और 8 महीने तक मैं फॉलो अप करता रहा उनके साथ में कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वो शो करूंगा। एंड दैट्स हाउ आई रीच हियर। तो पंजाबी स्टार्स के साथ में कनेक्शन है, जो भी नॉर्थ इंडियन है आपको पता होगा, दलेर मेहंदी जी से लेके अभी शायद दिल्ली दोसांझ तक जिनके भी गाने चलते हैं, तो हम लोग जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो बहुत सुनते हैं उनके गाने। इसलिए मैं चाहता था कि मैं पंजाबी इंडस्ट्री के लिए काम कर पाऊँ, बाय गॉड ग्रेस मौका मिल गया। जी, अच्छा, ये जो वॉइस ऑफ पंजाब था ये आपका पहला ब्रेक था एज ए एसोसिएट डायरेक्टर। तो क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है एक एसोसिएट डायरेक्टर की इस तरह के प्रोग्राम में? एसोसिएट डायरेक्टर इट मीन्स आप जो शो के मेन डायरेक्टर हैं उनके बाद में आप हैं जिनको डिलीवर करना है सारी चीजें। तो मेन जो डायरेक्टर है वो सिर्फ लुक आफ्टर करते हैं, चीजों को देखते हैं, अपना आइडिया और अपना इनपुट दे देते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो आपके द्वारा बनाया जाता है कि शो को कैसे डिजाइन करना है। आप लोग जिस तरीके से अपना प्रोग्राम डिजाइन करते होंगे, आपके प्रोड्यूसर्स जो करते होंगे, सेम डे एक एसोसिएट डायरेक्टर को अपने डायरेक्टर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना होता है। तो हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि हमें काम करना है, हमें डिलीवर करना है, एक क्रिएटिव ढांचा बनाना है उस चीज का, फिर उसे प्रेजेंट करना है। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं अपने डायरेक्टर को कितना कंफर्टेबल करवा पाऊं उस चीज को लेकर। तो इस तरीके की ड्यूटीज होती है। फिर काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, राइटिंग भी करनी पड़ती है, कैमरा पे शूट भी करना पड़ता है, गांव में जाके बैक स्टोरीज भी करनी पड़ती है जो कंटेस्टेंट शोज पे आए हुए होते हैं। तो सभी तरीके के काम होते हैं, बट अल्टीमेटली द बिगेस्ट थिंग इज टू सेटिस्फाई योर डायरेक्टर बिकॉज यू आर एसोसिएट डायरेक्टर। अच्छा, पीटीसी फिल्म अवार्ड है उसमें भी आप एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं,
तो एक रियलिटी शो जो पंजाब वॉइस ऑफ है उसमें, फिर दूसरी तरफ एक फिल्म अवार्ड जिसमें लोग आएंगे, अवार्ड लेंगे, अवार्ड लेके जाएंगे, कुछ उसमें कुछ कॉमेडी होगी या जो भी कुछ होगा उसमें। तो क्या कुछ इनमें डिफरेंस रहता है और क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है एज एसोसिएट डायरेक्टर आपको इस फिल्म जो पीटीसी अवार्ड आपने किया था इसमें? जी, तो व्हेन इट कम्स टू नॉन फिक्शन बैकग्राउंड, नॉन फिक्शन जिस तरीके का काम होता है, तो फिर वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो न्यूज में हो, चाहे रियलिटी शोज में हो, उसका वर्क पैटर्न ऑलमोस्ट सेम सा है, क्योंकि हम मल्टी कैमराज पे शूट करते हैं। तो वहां पे भी ऑलमोस्ट मेरी सेम सी प्रोफाइल रहती है, बट वहाँ मेनली हम लोग रेड कारपेट शूट करते हैं। रेड कारपेट पर जितने भी सेलिब्रिटीज आए हुए होते हैं उनका जो वॉक होता है, फिर वहां पे जो एंकर्स होते हैं वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो पार्ट हम शूट करते हैं। बेसिकली जो जितने भी अवार्ड फंक्शन होते हैं, म्यूजिक अवार्ड फंक्शन या फिल्म अवार्ड फंक्शन, उनमें बेसिकली हमें ये करना होता है। बाकी वहाँ पे मेनली इवेंट कोऑर्डिनेशन का काम होता है, जो बाकी लोग काम करते हैं, जो बैक स्टेज संभालते हैं, आर्टिस्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं, आर्टिस्ट का सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, कौन कब आ रहा है उनकी शेड्यूलिंग देखते हैं। बस जो मैंने किया है मोस्टली मैंने रेड कारपेट की है और एंकर्स के साथ शूट किया और सेलिब्रिटीज की एंट्रीज को दिखाया है। जी। अच्छा, पंजाबी जो रियलिटी शो थे, जो अवार्ड्स थे, उसके बाद आपने जो हिंदी में इंडियन आइडल सीजन 9 है, इसमें आपने एज ए रियलिटी प्रोड्यूसर काम किया है, जिसमें अनु मलिक, सोनू निगम और फराह खान जज थे। तो पंजाबी एक शो करने के बाद, पंजाबी रियलिटी शो करने के बाद, जब आपने हिंदी में जब आपने जो इंडियन आइडल सीजन 9 है, बड़ा ही लोकप्रिय ये इंडियन आइडल जो चलता है सीजन, तो इसमें जब आप फिर गए तो क्या कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दिया, या फिर जो आप पहले करते थे पंजाबी इंडस्ट्री में जो आप काम करते थे वैसे ही था, या फिर इसमें कुछ डिफरेंस था? सबसे बड़ा जो डिफरेंस था, स्केल का डिफरेंस था, क्योंकि वॉइस ऑफ पंजाब एक रीजनल शो है, पंजाबी शो है, तो वहां पे मुश्किल से 1500 या 2000 मैक्सिमम एक सिटी में कंटेस्टेंट आ पाते थे ऑडिशन के लिए। लेकिन जब मैं रियलिटी शो में इंडियन आइडल जब मैंने किया, तो मैंने देखा दिल्ली ऑडिशन में करीब 15,000 से 20,000 पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। तो स्केल का एक बहुत बड़ा फर्क है, और जहाँ पे स्केल आ जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यूज एड ऑन हो जाती है, तो वहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टीज भी आपको बहुत ज्यादा मिलती है। आपको काम करने के लिए सेट बड़ा मिलता है, आपको सोचने के लिए मौका ज्यादा मिलता है, आपको प्री प्लॉट करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। तो मैं सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो हर तरीके से सबसे बड़ा स्केल का डिफरेंस। बाकी कंटेंट फ्लो, शूटिंग पैटर्न सबका सेम ही है, सब वही गाला शूट होता है, वो एक फिक्स फॉर्मेट है, लेकिन उसके आसपास की जो चीजें हैं वो बड़ी हो जाती है। शायद हम जो वॉइस ऑफ पंजाब में कैमरा यूज करते थे वो वहां जाके बदल गया। मैं HD कैमरा यूज करता था, लेकिन बाद में मुझे 4K कैमरा मिलने लग गया जब मैं वहां पे चला गया इंडियन आइडल में। तो स्केल इज बेसिकली द बिगेस्ट डिफरेंस। बिल्कुल, तो बजट के हिसाब से और स्क्रीन के हिसाब से चीज़ें बड़ी हो जाती हैं जब हम रीजनल से हम एक इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों जो पूरे देश में विदेशों में लोकप्रिय है। अच्छा, इसमें जो जज थे इसमें सोनू निगम, फराह खान, अनु मलिक, तो क्या इनको भी किसी तरह से कुछ आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, या आप इनको छोड़ देते हैं कि आपको जो करना है कीजिए आप? नहीं, डेफिनेटली हमें इनको भी डायरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब भी एक शो ओपन होता है तो उसमें जजेस की एंट्री होती है, तो हम एक उनकी अच्छी एंट्री डिजाइन करते हैं बच्चों के बीच में से, क्योंकि उसे इंटरेस्टिंग भी बनाना है अल्टीमेटली। इट्स नॉट जस्ट कि आपने कुछ भी थोड़ा कोरियोग्राफ करते हैं हम कि वो किस तरीके से आएंगे, फिर फर्स्ट टाइम वो सेट पे रिवील हो रहे हैं, तो उस तरीके के कुछ शॉट्स डिजाइन किए जाते हैं कि उनको हम इस तरीके से रिवील करेंगे जो शो में फर्स्ट रिवील होगा, जिस सिटी से शो ओपन हो रहा है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स कुछ एक जजेस के साथ में हमारी ऐसी स्टोरीज होती हैं कि वो जो गांव-गांव में डिफरेंट तरीके के टैलेंट होते हैं उनको खुद पिक करने जाते हैं, तो हम उनके साथ में जाके वो भी शूट करते हैं। कोई किसी गुरुकुल में जाके लेके आता है कि हाँ भाई, कथक का पुराना गुरुकुल चल रहा है, वहाँ पे 2 लड़कियां बहुत ही अच्छा कथक करती हैं, तो इस तरीके की चीजें पार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता, उन्हें प्रमाइज के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक एक लाइन उनको बताते हैं और फिर वो करते हैं। हम उन्हें एक सिचुएशन बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो खुद रिएक्ट करते हैं। अच्छा, सिचुएशन की आपने बात किया अभी, अक्सर हमने देखा रियलिटी शो में लड़ाई झगड़े होते हैं, रोना धोना होता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है। तो क्या ऐसा कुछ रहता है स्क्रिप्टेड, या चीजें वाकई रियलिटी रहती है रियलिटी शो में? जी, सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम पे कि सबसे पहले रोना धोना और लड़ाई, अगर मुझसे कोई कहे, आप ही कहें अभी, मान लीजिए मेरे दोस्त और एक फ्रेंड में बैठे होते कि आप लड़िए अभी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक्टिंग लगने लग जाएगी। आपको पता है ना, एक रियलिटी में लड़ाई करना और एक एक्टिंग में लड़ाई करना, दोनों में फर्क पता चलता है। सेम में रोना तो इतना आसान नहीं है कि आंसू निकल आए।
तो डेफिनेटली स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं, लेकिन एंकर के लेवल पे जो एंकर अपना शो में बातचीत कर रहा है वो इस कंटेस्टेंट से क्या बात करेगा, हमें एंकर को तो बताना पड़ेगा ना कि इस कंटेस्टेंट की क्या बैक स्टोरी है और क्या इसका बैकग्राउंड है। बट कंटेस्टेंट खुद रोता है क्योंकि हम उनके उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं शो से, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनकी स्टोरी से इंस्पायर करने के लिए, जिससे वो जब अपने आप को एक बड़े मंच पे खड़ा देखता है तो वो खुद भावुक हो जाता है उस वक्त में कि यार मैंने ऐसा कभी सोचा था अपने लाइफ में कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, या फिर ऐसे बड़े जज शो पे मेरे मम्मी पापा के बारे में बात करेंगे, या फिर ऐसे टाइम पे कुछ मेरी लाइफ का एक बीता हुआ कल में ऐसा कुछ बुरी चीजें हैं उसके बारे में कोई डिस्कस करेगा तो ऑटोमेटिक रोना आ जाता है। रोना स्क्रिप्टेड नहीं होता। बाकी आप कुछ रियलिटी शो में और लड़ाई झगड़ा जो जजेस आपस में लड़ते हैं वो क्रिएटिव क्लैशेस। अभी मान लीजिए आपके और मेरे बीच में किसी बात को लेके हो जाए, आपका एक बोलने का लहजा है, तरीका है, अगर हम वॉइस ऑफ स्पीच की बात करें, टेक्निक की बात करें, और आपका और मेरा किसी चीज को लेकर क्रिएटिव क्लैश हो जाए तो हो जाए। यू आर इंडिपेंडेंट माइंड, आई एम इंडिपेंडेंट माइंड, तो आपके मेरे बीच में क्रिएटिव क्लैश है डेफिनेटली। तो मार्केटिंग टीम उनको प्रोमो फील में जैसे हम अपनी कंपनी फेस को दिखा देते हैं वैसे थोड़ा सा उनको प्रेजेंट वैसे किया जाता है। इसका क्रिएटिव क्लैश जो सबके बीच में होता है। अच्छा, आपने डांस प्लस सीजन 3 जो है उसमें जो सुपर जज थे रेमो डिसूजा और जो कैप्टन थे धर्मेश, शक्ति मोहन, पुनीत पाठक, इनके साथ भी जो रियलिटी शो था इसमें आप ऐसे रियलिटी प्रोड्यूसर रहे हैं, तो एसोसिएट डायरेक्टर और रियलिटी प्रोड्यूसर इसमें क्या कुछ डिफरेंस रहता है या फिर एक ही रहते हैं काम? आपका जो था वो दोनों जगह एक ही था वो? तो फाइल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट जो आप बोलते हैं ना कि डिफरेंट स्ट्रीम में डिफरेंट कीवर्ड यूज किए जाते हैं प्रोफेशनली। जैसे एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बोला जाता है, एसोसिएट डायरेक्टर बोला जाता है। टीवी में आने के बाद में व्हेन इट कम्स टू नॉन फिक्शन शो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो रियलिटी शोज हो, वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर आप कह लीजिए या फिर उनको रियलिटी प्रोड्यूसर बोला जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद का कंटेंट लिखता भी है और शूट भी करता है। ही इज डायरेक्टिंग हिज ओन यूनिट, तो इसलिए उसको रियलिटी प्रोड्यूसर बोला जाता है। बाकी डिलीवरेबल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सारी वही चीजें आपको फॉलो करनी है। टाइटल में थोड़ा चेंजेस हो जाता है, लेकिन जो जिम्मेदारी वो आपकी एक ही रहती है, सेम रहती है। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि इसमें रेमो डिसूजा थे, धर्मेश थे, शक्ति मोहन थे, और दूसरी तरफ जो आपका इंडियन आइडल था उसमें अनु मलिक थे, तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस था? मतलब क्या बेहतर लगा आपको दोनों जगह काम करके? सर मेरे लिए आप सोचिए कि मैं एक छोटे शहर का लड़का हूँ, है ना, और हमने इन्हीं सब कुछ टीवी पे देखा हुआ है। सोनू निगम सर को, अनु सर को, फरा मैम को, इन सब लोगों को टीवी पे देखा है। एंड वो लोग फर्स्ट सीजन के इंडियन आइडल सीजन 1 के जजेस थे, उसके बाद में वो सीजन 9 में आ रहे थे। तो एक के टाइम पे मैं देखा करता था टीवी पे, तब मैं खुद भी छोटा होता था। एंड आप जिनको टीवी पे देखते थे, इट वाज नॉट एट ऑल योर प्लान, एंड नाउ यू आर ऑन, मतलब आप उनको प्रैक्टिकली, मतलब फिजिकली आप उनको देख सकते हैं, आप उनके आसपास घूम रहे हैं और उनको डायरेक्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरह से। हाँ, कुछ छोटे छोटे पार्ट है जहाँ पे उनको डायरेक्ट भी करना है आपको वो सब उनके साथ कॉन्वर्सेशन का भी मौका मिल रहा है। तो इट्स लाइक कि ड्रीम कम ट्रू। और ड्रीम क्या, भगवान ने कुछ रास्ते ऐसे दिखा दिए कि हो गई। फिर रेमो सर से मैं टीवी से ही बहुत इंस्पायर्ड था कि यार एक गरीब बैकग्राउंड से आके एक इंसान ने इतना कुछ कर लिया कि ही बिकम्स अ जज। और उस टाइम पे वो फिल्म की भी उनकी बातें आ गई थी कि ही इज अबाउट टू डायरेक्ट हिज फिल्म। तो उनको भी देख के मैंने सपने देखे हुए थे। मैं ना वैसा वाला बच्चा हूँ कि अगर आगे लीड हीरो हीरोइन नाच रहे ना, तो मैं उसमें से शाहरुख खान या अक्षय कुमार को हटा देता हूँ और मैं खुद को रख देता हूँ वहाँ पे, और मैं खुद डांस कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, सपने बड़े होने चाहिए हमेशा, तभी सपने पूरे होते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं जी सपने छोटे रहेंगे तो कोशिश भी हमारी छोटी रहती है। तो आपने सही कहा कि आप हमेशा बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोचना ही चाहिए। अच्छा, रियलिटी शो के अलावा आपने क्राइम शो किया, आपने सावधान इंडिया किया है, आपने कुछ एपिसोड इसमें आपने इसमें डायरेक्ट किए हैं, एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं, तो एक रियलिटी शो, दूसरी तरफ वहीं पर इस तरह के क्राइम शोज, तो उसमें क्या डिफरेंस देखा आपने और क्या कुछ फिर चीज़ें बदल जाती हैं एज एसोसिएट डायरेक्टर की जिम्मेदारियां, और किस तरह से फिर क्योंकि पूरा आपके एक शो तैयार करना है क्राइम शो में, और वर्क पैटर्न चेंज हो जाता है। जो नॉन फिक्शन चीजें होती हैं, जो नॉन फिक्शन होता है, मैंने आपसे बताया डॉक्यूमेंट्रीज और इनमें हम ज्यादा टेस्ट नहीं करते, ज्यादा एंगल्स एक्सप्लोर नहीं करते कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रियलिटी में एकदम चल रहा है हम वो करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फिक्शन, जो टीवी शोज हैं या फिर फिल्म्स हैं, या फिर मैं साउदर्न इंडिया अपने शो की बात करूंगा, वहां पे एक आर्टिस्ट एक्ट कर रहा है। वहां पे आर्टिस्ट कपड़े पहनता है एक कैरेक्टर के मुताबिक, वहां पे आर्टिस्ट एक सेट के अकॉर्डिंग रेडी होता है।
एक कैरेक्टर ब्रीफ के अकॉर्डिंग रेडी होता है, तो वहां पे और डिटेलिंग बढ़ जाती है कुछ चीजों को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको कंफर्टेबल रखना है आपके अपने आर्टिस्ट को, और स्केड्यूल बनाना है आपको, क्योंकि एक 1 घंटे का एपिसोड है, उसमें 2 सीन आपके हैं, 4 सीन मेन लीड के हैं, 5 सीन उनके हैं। तो आपको अपना स्केड्यूल ऐसा बनाना है कि जब ये शूट हो तो बहुत अच्छे से फ्लो बन जाए इसका, कि सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ईमानदारी से खत्म हो जाए, कोई प्रेशर ना आए हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा वर्क फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल। और साथ ही स्क्रिप्टेड भी रहते हैं, ये जो इस तरह के शोज हैं स्क्रिप्टेड रहते हैं, जो क्राइम शो हो गया या दूसरी चीजें हो गए, तो आपको उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको शूटिंग करनी पड़ी होगी। बाकी रियलिटी शो में कुछ चीजें बदल भी जाती होंगी, आपने जो सोचा होगा वो शो के साथ कुछ चीजें बदल भी जाती होंगी, क्योंकि रियलिटी शो है। डेफिनेटली बाय द टाइम नॉन फिक्शन में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बस हम एक सांचे में ढाल के देख सकते हैं, वो कैसा रिएक्ट करेगा ये किसी को भी नहीं पता जी। अच्छा देवेन जी ऐसे एसोसिएट डायरेक्टर आपने काम किया है, रियलिटी प्रोड्यूसर तौर पे काम किया आपने, लेकिन फिर सिंगर बनने का ख्याल कैसे आ गया? आप सिंगर कैसे बन गए आप? क्योंकि अभी एक धार्मिक एल्बम में आपका बड़ा ही लोकप्रिय धार्मिक एल्बम है शंकर, उसमें आपने एज ए सिंगर काम किया, अपनी आवाज दी और डायरेक्शन भी आपने खुद किया इसका, तो कैसे फिर सिंगर बनने की तरफ आप चले गए? क्या वो अचानक हुआ या पहले से ही सपना था कि मुझे सिंगर भी बनना है? सर मैं बचपन से ना एक चुलबुला बच्चा हूँ, जो थोड़ा सा गा लेता था, थोड़ा सा डांस कर लेता है और थोड़ा सा बोल लेता है, टॉकेटिव है। आपने देखे होंगे कुछ लोग जो बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में कम ध्यान लगता है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान लगता है। मोहल्ले में जन्माष्टमी पे कुछ हो रहा है तो मैं सबसे आगे हूँ, मोहल्ले में कुछ जगराता जागरण हो रहा है तो मैं सबसे आगे हूँ। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी, बस हम सिर्फ क्यों नहीं बोल पाते थे क्योंकि आसपास का एनवायरमेंट ऐसा था कि सिर्फ पढ़ाई करो तो बेटर है, बाकी ये सब चीजें बेकार है। तो बाय द टाइम जब चीजें मेरे हक में आने लगी, हाथ में आने लगी, और मैंने 2-4 लोगों के सामने गाया जो मेरे रियलिटी शो के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे बच्चों को ट्रेन करने वाले कुछ लोग हैं, मैं पंजाब में था तो वहां पे कुछ बड़े सिंगर हैं, तो उन्होंने मुझे आते जाते हुए सुन लिया कि यार ये तो अच्छा गा रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए और रियाज करना चाहिए। इस तरीके से मुझे विश्वास मिला और उस विश्वास की बदौलत मैंने अपना गाना किया। गाने का सबसे बड़ा रीजन था उस पर्टिकुलर टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था और एक क्रिएटिव इंसान कुछ नहीं कर रहा तो उसका दिमाग खराब होने लग जाता है। तो मैं परेशान हो गया था कि मेरे शो नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, तो मैंने सोचा कि इस बीच में चलो मैं अपने गाने की ख्वाहिश को पूरी कर लेता हूँ। एंड हमेशा से जहन में था या तो नुसरत साहब का सबसे पहला गीत करूंगा जो उनका कोई कवर करूंगा, और या फिर भोलेनाथ का गीत करूंगा, बिकॉज मैं भोलेनाथ का भी फैन हूं और उनका भी। जी, तो आपके जो सपना था पूरा हुआ और आपने ख्वाहिश की बात की। हमारे दर्शक भी जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी कि ये जो आपका एल्बम है शंकर, इसमें से आप 2 लाइन जरूर सुनाए हमारे दर्शकों को। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितांग गंध तुंग मालिका डमड निनाद वड्डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। दारुण है दुख और पीड़ा है भारी, सुन ले अपने भक्तों की व्यथा तो सारी। ओ त्रिपुरारी ओ गंगाधारी, सुन ले अपने भक्तों की व्यथा तो सारी, व्यथा तो सारी, व्यथा तो सारी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आपने गाया है और ये वजह है कि आपके जो गाना है टी सीरीज ने इसे रिलीज भी किया है। अच्छा, बहुत जल्द एक हिंदी पंजाबी आपका म्यूजिक एल्बम भी आने वाला है, तो कुछ इसके बारे में बताएं आप और 2 लाइन आप इसके भी जरूर सुनाएं आप। जी, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश है कि मैं एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने काफी लोगों को लगता है जो मेरे को नए नए जानते हैं कि मैं सिर्फ डिवोशनली करूंगा, तो मैंने हर तरीके के गाने रेडी किए हुए हैं। अभी एक 3rd वेव आने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा इंसान आपने गाने वाली, मैं तो भोलेनाथ का आपने गाना गाया तो मैं भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान करे कि 3rd वेव नहीं आए, क्योंकि वाकई सेकंड वेव ने जिस तरह से हाहाकार मचाया पूरी दुनिया में, देश में, तो भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूंगा कि 3rd वेव तो नहीं आए। जी, तो वो 3rd वेव का इतना प्रचार हो गया था आपसे 2 महीने पहले, तो मैंने अपने प्लान को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा फिगर नहीं हूँ जो लोग मुझे जानते हैं, या फिर मैं अपनी चीजों को सर्कुलेट बहुत इजीली करता हूँ। मैं माउथ टू माउथ वाला इंसान हूँ कि मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बोलूंगा, अपने शहर वाले लोगों को बोलूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल अगर ये कोविड की सिचुएशन चल रही है तो मैंने उसके लिए रोका हुआ है। ऑडियोज मेरे रेडी हैं, जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं शूट स्टार्ट करूंगा और एक बड़े स्केल पर बड़ी कंपनी के साथ में गाने रिलीज करूंगा।
अच्छा, इसका टाइटल आपने शायद एक गल रखा है आपने, ये जो हिंदी पंजाबी म्यूजिक एल्बम है, तो अगर इसका 2 लाइन आप सुना दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। सांसों में ऐसी तेरी खुशबू समाई, बंद करूं अखियां तो तेरी याद आई, कह दी अखियां सानू ना रवाना, आंदे आते आण हंजू तुसी नहीं हो जाना, लब मिलने का लब ना बहाना, प्यार पक्का दिल कमजोर, एक गल आखा तेनू हथ जोड़ के, सानू चन्ना तेरी बड़ी लोड़ दे। बहुत तो खूब। ये एक गल है, इसका फर्स्ट स्टैंड है जी। और जल्दी लेके हाजिर होंगे आप सभी के सामने। नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, पंजाबी एक एक पॉप सॉन्ग भी आने वाला है आपका, मांझता करके जो पॉप सॉन्ग है, तो ये किस तरह का पॉप सॉन्ग रहेगा? और इसका डायरेक्शन भी आप ही ने किया है, जो भी आपके एल्बम्स है इसमें डायरेक्टर भी आप ही, सिंगर भी आप हैं, तो फिर चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? सिंगर बनना मेरी ख्वाहिश है, मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा सिंगर बिल्कुल नहीं मानता, बस मैं ये जानता हूँ कि मेरे अंदर थोड़ी सी काबिलियत है, तो मैं एक ठीक सेंस पुल कर लेता हूँ। अदरवाइज डायरेक्टर में हूँ उसकी, मैं मेरे को 6 साल हो गए काम करते हुए, जी। तो मैं अगर अपना गाना किसी और से डायरेक्ट करवाऊंगा या किसी और की हेल्प लूंगा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं आऊंगा अपने आप बिल्कुल। से, क्योंकि उस चीज में मैं हूँ। तो जब मैं सीन शूट करता हूँ तो मैं एक्टर बन के, आर्टिस्ट बन के बैठा रहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ झूठ नहीं बोल रहा इसमें। जी। शूट करता हूँ, शूट करने के बाद में दोस्तों को समझा देता हूँ जो कैमरा के पीछे लेके खड़े कर रहे हैं, तो मतलब जो हाँ। यूनिट और क्रू मेंबर्स हैं, टीम के जो लोग हैं, और फिर आके अपना शॉट रिव्यू करता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्होंने शूट किया नहीं किया, एंड दैट्स हाउ। डायरेक्टर का काम सिर्फ शूट करना नहीं होता, डायरेक्टर का काम होता है आइडिया को सर्कुलेट करना अपने टीम के अराउंड, ताकि सब उस चीज को सेम लेवल पे एग्जीक्यूट करें। तो इस तरीके से मेरी प्लानिंग है। सिंगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी सिंगर मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके सामने मैं सिंगर बोलूँ तो लानत है। जी। और ऐसे बहुत आप अच्छे डायरेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं आपका फ्रेम देख रहा हूँ, जिस तरह से आपने फ्रेम खूबसूरत सजाया है, पीछे बड़ा खूबसूरत एक ब्लू कलर का पर्दा है, साइड में आपने एक छोटा सा पेड़ भी रखा है आपने, तो फ्रेम बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यही डायरेक्टर की खास बात है कि जब फ्रेम में आए वो, तो फ्रेम खूबसूरत लगना चाहिए, और आपने अपने फ्रेम से साबित भी किया है कि इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप सिंगर भी हैं, और हालांकि आपने कहा कि आप एक ज़्यादा अच्छे सिंगर नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे दर्शक एक हिंदी सॉन्ग भी आपसे सुनना चाहेंगे, समय कम है, बस ये एक आखिरी हिंदी सॉन्ग हम आपसे सुनना चाहेंगे, 2 लाइन। जी 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 जी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी ताजगी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी, तेरियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठे, अख नाल अख नू मिला के तेरियां गल्लां। बहुत खूब देवेंद्र जी, आप जितने अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, उतने अच्छे आप सिंगर भी हैं, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी आपके अपकमिंग एल्बम्स है वो भी खूब धूम मचाएं, पब्लिक उसे बहुत पसंद करे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, इतना बहुत बहुत थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को, जो भी बैकएंड में काम करते हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर देवेंद्र सैनी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।